हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम एंटीबायोटिक का एक और ग्रुप जो है वो कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मिसलेनियस एंटीबायोटिक। और ये जो मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स हैं इनको स्पेशल एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो अलग से एक स्पेशल कैटेगरी बना के रखे हुए हैं जो कि अदर कैटेगरी से मैच नहीं होते। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जितनी भी कैटेगरी बताई हुई है एंटीबायोटिक्स की उन सभी से अलग हैं। इनको विशिष्ट या विविध प्रकार के एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ग्रुप के अंतर्गत दो एंटीबायोटिक्स को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला है आपका क्लोराम्फेनिकोल और दूसरा है क्लाइंडामाइसिन। ये दो एंटीबायोटिक आपके एग्जाम के व्यू के हिसाब से यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऊपर के सारे एंटीबायोटिक्स कर लेते हैं और लास्ट में आते आते इनको नहीं करते और आपके एग्जाम में बहुत बार ये जो है वो पूछे गए हैं। पहला जो है वो आपका क्लोराम्फेनिकोल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्लाइंडामाइसिन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन को बता देती हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इससे पहले यदि आप लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आपका एंटीबायोटिक से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताया था कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं इनका यूज़ हम जो है वो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होते हैं इनसे संक्रमण या इनसे रिलेटेड जब भी हमको बीमारियां हो जाती हैं तो हम जो है वो एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग के थ्रू हम जो है वो जो बीमारियां हो जाती हैं हमको उनको दूर करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको तरह तरह के एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बताया था। ठीक है, जिसमें मैंने फिर आपको अलग से वीडियोस अपलोड की थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बीटा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में। उसमें मैंने आपको पेनिसिलिन के बारे में बताया हुआ है। देन मैंने आपको दो और एंटीबायोटिक बताए हुए हैं जो कि पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स हैं और आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिए हुए हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था क्लॉक्सेसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये दो एंटीबायोटिक मैंने आपको बताए थे। ठीक है, बीटा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को इतना करा के ये सारे एंटीबायोटिक करा के मैंने आपको ख़त्म किया था। देन इसके बाद मैं आपको अमीनोग्लाइकोसाइड पे आ गई थी। दूसरा जो हमारा ग्रुप था वो था अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद थर्ड ग्रुप मैंने आपको बताया था टेट्रासाइक्लिन के बारे में, जिसमें मैंने आपको दो एंटीबायोटिक को कवर कराया था, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ये दो हमारे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो कि टेट्रासाइक्लिन के अंतर्गत पूछे जाते हैं और मैंने आपको इनको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में कवर करा दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मैक्रोलाइड ग्रुप पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये दो एंटीबायोटिक को कवर कराया हुआ है या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये सारी वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारे एंटीबायोटिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। ये जो हमारा है वो एंटीबायोटिक का लास्ट टॉपिक है जो कि एक और कैटेगरी यहाँ से आपको लाइन शो हो रही है। ये जो है हमारी लास्ट कैटेगरी है जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ मिसलेनियस टाइप के एंटीबायोटिक्स को रखा गया है जो कि इन सभी कैटेगरी से मैच नहीं होते हैं, ये अलग ही टाइप के जो है वो एंटीबायोटिक हैं। इसीलिए इनको हमने जो है वो स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक कहा या मिसलेनियस टाइप के एंटीबायोटिक कहा। ठीक है, तो ये जो आपके मिसलेनियस टाइप के एंटीबायोटिक हैं इनमें मैं आपको दो टाइप के एंटीबायोटिक आज जो है वो कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कितना क्या पढ़ लिया है और आज हमारा एंटीबायोटिक का लास्ट टॉपिक है और ये हमारा पूरा एंटीबायोटिक जो चैप्टर है, पूरा एंटीबायोटिक जो टॉपिक है वो आज एंड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया ये जो स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक हैं इसके अंतर्गत हम दो टाइप के एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, दोनों के दोनों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी
और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है क्या, मिसलेनियस टाइप के एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इनको मिसलेनियस टाइप के एंटीबायोटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की जितनी भी कैटेगरी है उन सभी से मैच नहीं होते हैं, उन सभी से ये अलग हैं। जब इनकी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये किसी भी कैटेगरी से मैच नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनका क्या किया जाए, तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इनको अलग से एक कैटेगरी बना दी मिसलेनियस करके, और उनमें इनको जो है वो ऐड कर दिया। केवल 2 ही नहीं, बाकी और भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक इसके अंतर्गत रखे गए, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये 2 ही हैं जो कि आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो और भी ना पढ़ के हम केवल इन 2 को ही पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे आपके एंटीबायोटिक्स रखे गए हैं। तो चलिए अब हम पहले एंटीबायोटिक की तरफ चलते हैं। तो पहला जो हमारा मिसलेनियस टाइप का एंटीबायोटिक है वो है आपका क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल ये क्या है, देखते हैं। पहली बात तो जितने भी एंटीबायोटिक हैं सबका यूज़ हम जीवाणु संक्रमण के लिए करते हैं। जीवाणु संक्रमण से रिलेटेड हमको रोग हो जाते हैं, तो उन सभी रोगों के उपचार के लिए हम जो है वो सभी प्रकार के एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लोराम्फेनिकोल है इसका यूज़ भी हम जीवाणु संक्रमण से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है कि ये जो है वो आपका व्यापक रूप से जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, व्यापक रूप से मतलब बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा है, और जो कॉमन आपकी बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड वगैरह, हैज़ा, बुखार, मेनिंजाइटिस, प्लेग, इन सभी के बीमारियों के उपचार के लिए भी हम जो है वो क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है इसे अर्ध सिंथेटिक। अर्ध सिंथेटिक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें हम जो है वो किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो नेचर से कुछ जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और केमिकल कुछ जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, और दोनों को मिक्स करके हम जो है वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कहा गया है इसको यानी क्लोराम्फेनिकोल को अर्ध सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारी सेमी सिंथेटिक विधि होती है इसके थ्रू हम जो है वो क्लोराम्फेनिकोल को बनाते हैं। क्लोराम्फेनिकोल को बनाने के लिए हम नेचर से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, प्रकृति से, और कुछ हम केमिकल वगैरह, रसायन वगैरह लेते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके हम जो है वो इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है यह स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेकुएला से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेकुएला से इसको प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक गतिविधि पाई जाती है या बैक्टीरियोस्टैटिक गुण पाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियोज यदि आपने नहीं देखी है तो मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वे आपके एंटीबायोटिक होते हैं जो कि जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं, उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स वे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो जीवाणुओं को डायरेक्ट मार देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है कौन, क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, ये जो है वो जीवाणुओं को मारने की बजाय जीवाणुओं के वृद्धि और विकास को रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसका यूज यानी इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे मेनिंजाइटिस, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, बुखार, इन सभी से रिलेटेड कॉमन बीमारियों के लिए किया जाता है। इसलिए कहा गया है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसका यूज मुंह के द्वारा, यानी जब इसकी टेबलेट्स होती हैं तो उनको हम मुंह के द्वारा, इसके जो इंजेक्शंस होते हैं उनको हम वीन्स के द्वारा यानी नसों के द्वारा जो है वो यूज करते हैं या उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन जानकारी थी जो कि आप लोगों को याद रखना है और नोट भी कर लेना है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है इसका रासायनिक नेम या फिर इसका जो है वो CN का मतलब होता है केमिकल नेम। ठीक है, और इसका IUPAC नेम आए या रासायनिक नेम या केमिकल नेम आए, कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, पहले इसका रासायनिक नेम देख लीजिए। तो इसका रासायनिक नेम है 2,2-डाइक्लोरो N13 डाइहाइड्रोक्सी 1,4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेन
2-आइल एसीटामाइड। याद रखना, बार बार लिख लिख के देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका रासायनिक नेम या इसका केमिकल नेम या इसका IUPAC नेम। डबल से पढ़ के बता दे रही हूँ, 2,2-डाइक्लोरो N 1,3-डाइहाइड्रोक्सी 1,4-नाइट्रोफिनाइल प्रोपेन 2-आइल एसीटामाइड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये रहा आपका जो है वो क्लोरैम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर। ये भी आप बार बार बनाकर देख लेना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना ना, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने IUPAC नेम नहीं पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसको बना के देख लेना। और यदि आप लोगों ने IUPAC नेम पढ़ रखे हैं तो डेप्थ में भी चले जाना, तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो सिंपली इसको याद कर लेना और इसको 1 से 2 बार बनाकर देख लेना। इसको ज़रूर याद करना है, ठीक है आप लोगों को। तो ये हुआ इसका आपका रासायनिक नेम और ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों हुए आपके कवर। इसके बाद अब हम चलते हैं इनके गुण के ऊपर या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो कहा गया है यह एक सफ़ेद रंग का या भूरे रंग का क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है। कैसे रंग का होता है? ये जो आपका क्लोरैम्फेनिकोल है या तो ये वाइट रंग का होता है या फिर ये भूरे रंग का होता है। क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होता है, यानी बिल्कुल चिकना पाउडर नहीं होता है। इसमें कुछ जो है वो खुरदुरे खुरदुरे पार्टिकल्स इसके पाउडर में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में ये होता है। ठीक है, गंधहीन होता है। इसके बाद इसका जो टेस्ट हम देखें तो बहुत कड़वा होता है और जल में ये अल्प घुलनशील होता है, या हम कह सकते हैं कि जल में ये जो है वो ज़्यादा नहीं घुलता है, कम कम मात्रा में घुलता है या ना के बराबर घुलता है। ठीक है, तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी स्थिरता और इसके भंडारण की तरफ। इसको स्टोर कैसे किया जाता है? तो इसको स्टोर करने के 2 तरीके हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। कमरे के टेम्परेचर पर और रोशनी और नमी से इसको दूर रखते हैं। तो कुछ लाइनें आप याद रखना जो कि मोस्टली जितने भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, तो उन सभी में मैंने आपको बताया हुआ है कि काफ़ी सारी आपकी एंटीबायोटिक हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पे या कमरे के टेम्परेचर पे रखते हैं। कहने का मतलब क्या होता है रूम टेम्परेचर या कमरे के टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर या कमरे का टेम्परेचर यानी जब आप मार्केट से कुछ भी दवाइयाँ लेकर आते हैं तो घर पे लेकर आते हैं, घर पे यानी कमरे में आप रखते हैं। ठीक है, तो वही जो कमरे का टेम्परेचर होता है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि किसी भी दवाई का स्पेशल गुण है कि उसको केवल आइस बॉक्स में रखो या उसको केवल ऐसे टेम्परेचर में, बिल्कुल कम टेम्परेचर में, बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर में रखो। ऐसा यदि सभी दवाइयों के साथ होने लगा तो आधी से ज़्यादा दवाइयाँ तो हम ले ही नहीं पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के पास आइस बॉक्स नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास फ्रिज नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास जो टेम्परेचर चाहिए उसकी सुविधा नहीं होती है। तो इसीलिए जो कॉमन आपकी जो वो होती हैं दवाइयाँ होती हैं उनको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। रूम टेम्परेचर यानी सामान्य टेम्परेचर होता है जो हमारे घर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके अलावा नमी यानी जो नमी होती है, आप लोगों ने देखा बरसात में आपको नमी देखने को मिलती है या फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड सी पड़ जाती तब आपको जो है वो नमी देखने को मिलती। तो उन सब से हम जो है वो दवाइयों को दूर रखते हैं। इसीलिए तो दवाइयों के ऊपर एक कड़क सा, एक हार्ड सा एयर टाइट रैपर लगा होता है जिससे कि वो जो दवाइयाँ हैं, वो जो एंटीबायोटिक्स हैं, अच्छे से नमी से वगैरह दूर रह सकें। और उसके जो दवाइयों के ऊपर रैपर लगा होता है उनके थ्रू जो लाइट है वो भी पास नहीं होती, इसलिए नमी से और रोशनी से दोनों से वो दूर भी हो जाती हैं। और रूम टेम्परेचर यानी हम सामान्यतः मेडिकल से दवाइयाँ लेके आके अपने घर पे भी रख सकते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती है, दवाइयाँ ख़राब भी नहीं होती हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट को आप लोग समझ गए, कमरे का टेम्परेचर, रोशनी और नमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके यूजेस, इसके उपयोग, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बुखार, मेनिंजाइटिस, त्वचा संक्रमण, आँख कान के संक्रमण, सेप्टेसीमिया। क्या होता है सेप्टेसीमिया? ये आपके दिमाग या आपके माइंड से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, रिकेट्रियल संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण, ये सारे जो है वो बीमारियों के उपचार के लिए हम जो है वो इस एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं।
इसके बाद फॉर्मुलेशन अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मुलेशन किस किस रूप में हम करते हैं। तो कैप्सूल के रूप में एंटीबायोटिक का उपयोग हम करते हैं, ड्रॉप्स के रूप में करते हैं, इंजेक्शन में पाउडर के थ्रू करते हैं, सस्पेंशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि इसके कैप्सूल, तो इसके कैप्सूल क्लोरैम्फेनिकॉल करके कैप्सूल मिलते हैं। इसके आई ड्रॉप क्लोरैम्फेनिकॉल ईयर आई ड्रॉप मिलती है। इसके बाद इसकी आई की भी आई ड्रॉप मिलती है जिसको क्लोरैम्फेनिकॉल आई ऑइंटमेंट करके मार्केट में मिलती है। इसके बाद इसके इंजेक्शन क्लोरैम्फेनिकॉल पेमिटेड सस्पेंशन करके इसके मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके ब्रांड्स नेम अब हम लोग देख लेते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी ब्रांड जो है वो इसको बनाती है, मार्केट में सेल करती है। तो इसकी ब्रांड्स नेम में सबसे पहला है आपका क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोस्ट्रेपिरीन, क्लोरोस्ट्रेप, इसके बाद है क्लोवेल, इसके बाद है पैराक्सीन। ये सारी जो है वो इसकी ब्रांड्स हैं जो कि इस टाइप के जो आपके क्लोरैम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक है इनको बनाती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला एंटीबायोटिक क्लोरैम्फेनिकॉल, मिसलेनियस टाइप का, स्पेशल टाइप का, विशिष्ट टाइप का एंटीबायोटिक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है कॉमन बीमारियों के लिए, टाइफाइड, हेजा, प्लेग वगैरह इन सारी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नेम याद करना, 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर भी अच्छे से बना कर देख लेना, बाकी ये कॉमन इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को कर ही लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग सेकंड एंटीबायोटिक देख लेते हैं। ये भी आपका मिसलेनियस टाइप का ही एंटीबायोटिक है, स्पेशल एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लाइंडामाइसिन। ये जो आपका क्लाइंडामाइसिन है ये भी कॉमनली यूज़ होता है आपकी त्वचा में। इसके जो है वो जेल या क्रीम वगैरह मिलते हैं, लोशन वगैरह भी बनाए जाते हैं इसके, और एंटीबायोटिक के रूप में। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे जो है वो गोली, दवाइयाँ, पाउडर वगैरह ये सब जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसा क्या प्रोडक्ट होता है, कैसा क्या एंटीबायोटिक होता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, क्लाइंडामाइसिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। सेमी सिंथेटिक का मतलब जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, यह लिनकोमाइसिन के रासायनिक संशोधन के द्वारा निर्मित किया जाता है एवं यह लिनकोमाइसिन का एक क्लोरीन युक्त व्युत्पन्न होता है। तो याद रखना, लिनकोमाइसिन जो होता है इसका क्लोरीन युक्त व्युत्पन्न होता है। कौन? क्लाइंडामाइसिन। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका क्लोरैम्फेनिकॉल था, इसको हमने वेनेजुएला से प्राप्त किया था। इसी टाइप से जो लिनकोमाइसिन का प्रोडक्ट होता है, रासायनिक संशोधन होता है, इसके थ्रू ही हम जो है वो क्लाइंडामाइसिन को निर्मित करते हैं। ठीक है, और लिनकोमाइसिन का क्लोरीन युक्त व्युत्पन्न होता है। लंबी चौड़ी कहानी है लिनकोमाइसिन से रिलेटेड। इसके बाद है नेक्स्ट, सिंपली आपको केवल इतना याद कर लेना, लिनकोमाइसिन एक वर्ड, इसके रासायनिक संशोधन से हम क्लाइंडामाइसिन को निर्मित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका यूज कई जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये तो आपकी कॉमन लाइन हो गई जो कि आपकी सभी एंटीबायोटिक में आपको ऐड करना ही करना है। ठीक है, क्या कि जितनी भी एंटीबायोटिक हैं सभी की सभी जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं। तो क्लाइंडामाइसिन भी आपका जीवाणु संक्रमण के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एवं कई रोगों के उपचार के लिए क्लाइंडामाइसिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका ऑस्टियोमाइटिस हुआ, पेल्विक सूजन हुई, स्ट्रेप गले यानी गले से रिलेटेड संक्रमण हो गया, गले में खराश हो गई, गले में प्रॉब्लम हो गई तो इसका यूज़ करते हैं। निमोनिया हो गया, कान में आपको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, कान में संक्रमण हो गया। इसके अलावा एंडोकार्डिटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम क्लाइंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, इसकी गोली को हम मुंह के द्वारा यूज़ करते हैं, इसके इंजेक्शन को हम वेन्स के द्वारा जो है वो लगाए जाते हैं, इसके इंजेक्शन नसों के द्वारा। इसके क्रीम या जेल जो है वो त्वचा और वेजाइना इन दोनों के लिए जो है वो इसके जो क्रीम और जेल हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी कॉमन जानकारी, याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद ये है इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम या IUPAC नेम, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बता देती हूँ मैं आप लोगों को पढ़कर, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा।
N2-chloro 1,3,4,5 ट्राईहाइड्रोक्सी 6-मिथाइल सल्फोनाइलॉक्सेन 2-आइल 1-मिथाइल 4-प्रोपाइल पायरोलिडीन 2-कार्बोक्सामाइड। ठीक है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये है आपका और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी इजी सा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देती हूँ, आप लोगों को लिखती नहीं हूँ ना तो आप लोग जो है वो याद नहीं करते हो। ठीक है, बार बार बनाकर देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आपका क्लाइंडामाइसिन है ये इसका रासायनिक नेम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये क्लाइंडामाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को याद करना है। चलें अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसके गुण। कॉमन ही इसके गुण हैं, जैसा कि आपके जस्ट मैंने आपको ऊपर एंटीबायोटिक बताई उसके गुण थे, सेम टू सेम इसके भी हैं। कहा गया है ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है, वो वाला जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था वो सफ़ेद और भूरे रंग का था। ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ा करो, आप लोगों को ज़्यादा जल्दी याद हो जाए करेगी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद कहा गया है जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, यानी कि ये जल में आसानी से घुल जाता है। और जस्ट ऊपर वाला मैंने आपको बताया था क्लोरम्फेनिकोल, वो आपका जल में कम घुलनशील था या ना के बराबर घुलनशील था, लेकिन क्लाइंडामाइसिन ये आपका जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। ठीक है, वाइट कलर का क्रिस्टलीय पाउडर होता है और जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। स्थिरता और भंडारण दोनों के दोनों सेम ही है, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, नमी और रोशनी से दूर रखते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन की यदि हम बात करें, कैप्सूल, जेल, इंजेक्शन, लोशन, ये सभी जो है वो इसके मार्केट में बनते हैं और मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसके ब्रांड्स नेम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलियोसिन टी, क्लाइंडेस, ये सारे जो है वो इसके प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, डबल से देख लीजिए, और साथ ही साथ ये हुई इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर। ठीक है, तो ये इनके जितने भी आपको ब्रांड्स नेम है अच्छे से याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्ट्रक्चर देख लेना है। बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। तो ये हुआ आज का हमारा एंटीबायोटिक टॉपिक कवर। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हमारा जो एंटीबायोटिक चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया। 5 से 6 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी आपकी जो है वो दवाइयाँ दी गई हैं, इनके उपचार दिए गए हैं, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन सभी को हम देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 5 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।